हाँ भाई, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाला है और ये भी एरिया से रिलेटेड ही है। अब इसमें क्या बोल रहा है, एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है एबीसीडी जिसमें ई और एफ मिड पॉइंट है किसका, ए बी और बी सी का। ए बी जो बेस होता है वो, और बी सी मतलब ये जो एडजेसेंट साइड होगी, है ना, उसका मिड पॉइंट। ये क्या है, ई और एफ दे रखे। अब ई सी और एफ डी दोनों को मैं ज्वाइन कर रहा हूं तो उससे मेरे को एक पॉइंट मिल रहा है पी, और पी पॉइंट के कारण चार ट्राइंगल फॉर्म होंगे, दैट इज एपीबी, बीपीसी, सीपीडी और डीपीए। देखो इतना पढ़ने के बाद अब तो क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग सा लगने लगेगा। ये क्वेश्चन तब तक कंफ्यूजिंग लगेगा जब तक कि आप डायग्राम नहीं बना लें। तो सबसे पहला काम तो अब ये करते हैं कि हम डायग्राम बना लेते हैं, है ना। तो डायग्राम सबसे पहले पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम कैसा बन रहा है, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, ये चार पॉइंट है। ए बी का मिड पॉइंट क्या गिवन है, ई, और बी सी का मिड पॉइंट क्या गिवन है, एफ। ये दो पॉइंट दिए हुए हैं। उसके बाद में किस किस को ज्वाइन करने के लिए बोला है, ईसी को, तो ईसी को ज्वाइन किया, और उसके बाद में डीएफ को ज्वाइन किया, ये ऐसा लिखा हुआ। तो इन दोनों के ज्वाइन करने पे आपको एक पॉइंट मिल रहा है, दैट इज पी। तो इससे चार ट्राइंगल बनने वाले, ठीक है। चार ट्राइंगल कौन से बनने वाले हैं वो बना लेते हैं अपन। सो ये बनने वाले हैं ए पी बी, पी से ए बी को ज्वाइन किया है एपीबी, फिर पी से बीसी को ज्वाइन किया है तो बीपीसी, पी से सीडी को ज्वाइन किया है तो पीसीडी, और एक पीडीए बचा हुआ। ये चार बनने वाले, ठीक है। सो चार इन ट्राइंगल्स का एरिया कुछ आएगा। उसके बाद में एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज 100, मतलब पूरे पैरेललोग्राम का एरिया कितना दे रखा है, 100। मतलब बनने वाले चार ट्राइंगल के एरिया का सम कितना होगा, 100। इतना क्लियर। पूछा क्या है, पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया इन स्क्वायर यूनिट ऑफ अ ट्राइंगल अमॉन्ग दीज फोर ट्राइंगल्स। तो उसने बताया नहीं है कि कौन से ट्राइंगल का एरिया बताना है। उसने तो साफ बोला है कि आप खुद बताओ कि चार ट्राइंगल में से कौन सा ट्राइंगल बड़ा होगा और उस बड़े ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, है ना। ये उसने पूछा, ठीक है। तो अब कुछ कुछ चीजें टिपिकली होती आ रही, पर इतना टिपिकल नहीं है, बिलीव मी, इतना टिपिकल नहीं है। ट्राई करते हैं, देखते हैं। अब बस थोड़ा थोड़ा याद करने की कोशिश करो कि हमको क्या क्या चीजें पता है। अगर मैं पी पॉइंट को कोई भी एक रैंडम पॉइंट मान भी रहा हूं, तो ई मेरा मिड पॉइंट है। अगर ई मेरा मिड पॉइंट है तो बनने वाले दोनों पार्ट का एरिया कैसा होगा, बराबर। मतलब एक को अगर मैं x मानूं तो दूसरा भी कितना हो जाएगा, x। वैसे ही f मेरा मिड पॉइंट है तो इसको y माना तो ये भी कितना हो जाएगा, y। ठीक है। अब CPD को ऐसे ही मैं z मान लेता हूं और इसको a मान लेता हूं, ठीक है। इतनी कहानी अगर समझ में आ गई है तो इसी डायग्राम को एक और बार बना के देखते हैं, ठीक है ना। अलग से इसलिए बना रहा हूं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है ना। नहीं तो ऐसा होगा ना कि मैं उसी में बना दूंगा वापस से, तो फिर वो सब मैस्ड अप हो जाएगा, है ना। आपको एक ही फिगर में इतने सारे वेरिएबल्स दिखेंगे और फिर कंफ्यूजिंग सा लगेगा, अजीब सा। ठीक है, एनीवे ये ई है और ये एफ। अब थोड़ा सोचो, ई मिड पॉइंट से अगर मैं ऐसी एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो बनने वाला पैरेललोग्राम दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। इसको नाम एक्स दे देता हूं। तो इससे जो एक एरिया आ रहा है दैट इज a/2, और दूसरा एरिया भी कितना आ रहा है, दैट इज a/2। इतना समझ में आया। अब देखो उसके बाद में EC को मैंने ज्वाइन किया। मैंने क्या ज्वाइन किया है, EC। EC ज्वाइन किया है तो EBC का एरिया कितना आ जाएगा, a/4। कितना आ जाएगा, a/4। अगर ये a/4 आ गया है तो a कितना है, 100। a क्या है, 100। तो a 100 है, 100/4 दैट इज 25। तो ये कितना आ रहा है, 25, है ना।
सो अब देखो यहीं पे अगर मैं देखूं एरिया ऑफ ट्राइंगल EBC ये किसके इक्वल हो रहा है x प्लस 2y और ये कितना होगा 25 कितना आएगा 25। अब देखो अगर x और 2y हटा दूं तो कौन कौन सी चीज बच रही है x a और z ये तीन चीजें बच रही हैं। तो इसके हिसाब से x प्लस a प्लस z ये कितना आ जाएगा 75। इतना समझ में आ गया है तो सब कुछ ठीक चल रहा है। ये चीज याद रख ठीक है। ये इक्वेशन 1 रख लेते हैं और ये मेरे को समझ में आया, ठीक है। अब देखो इसी तरीके से मैं अगर इसको ज्वाइन कर लेता तो इसमें भी ऐसे ही होता कि ऊपर का एरिया आधा आता और नीचे का एरिया आधा आता, ठीक है। खैर वो ठीक है, वो आपको समझ में आ गया होगा, उसकी जरूरत नहीं है, फिलहाल इतना ठीक है। अब देखो एक बहुत ही कॉमन स्टेप है जो अपन यूज करते हैं, बहुत ही जनरल, ये जैसा डायग्राम दिया है इसी टाइप में कई क्वेश्चन में बहुत सिंपल स्टेप है वो यूज करते हैं, वो ही अपन यूज करने वाले। तो उसके लिए फिर से बना लेता हूँ, एक ही डायग्राम में अपन नहीं लगाते, ठीक है ना। सो ये बनाया पैरेललोग्राम। इस पैरेललोग्राम में 4 पॉइंट ABCD, मिड पॉइंट है E, ये मिड पॉइंट है F, है ना। अब ये F को ज्वाइन किया, ये ऐसा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ इसको एक्सटेंड कर देता हूँ और ऐसा करके आगे, ठीक है। अब देखो ये मैंने एक्सटेंड किया है, एक्चुअल में मैंने डायग्राम सही से नहीं बनाया, ऐसा इसलिए दिख रहा है, अदरवाइज ये ऐसा नहीं दिखे, ठीक है ना। हम्म, तो ठीक है पर थोड़ा सा सही है वैसे, इतना ठीक है, इतना काम चला सकते हैं, ठीक है। सो आप ये वाले ट्राइंगल को FBX और FCD इसको कंपेयर करो। देखो मैंने जो एरिया माना था वही साइड्स का रेशो होता है, तो इसको मैंने x माना था, इसको x माना था, तो x प्लस x कितना हो गया 2x, ये ऊपर वाला भी क्या हो गया 2x। एक्चुअली ऊपर मैंने उनको एरिया माना था, नीचे मैंने रेशो के हिसाब से उन्हीं को भी x x ही मान लिया, तो ये 2x हुआ। अब आप FCD ट्राइंगल FCD और ट्राइंगल BFX इसको कंपेयर करो, तो कंपैरिजन में आप क्या देख रहे हो BF और FC इक्वल है क्योंकि F मेरा मिड पॉइंट है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है क्योंकि अल्टरनेट अपोजिट है, दो पैरेलल और एक ट्रांसवर्सल। सेम ये वाला भी देखोगे तो ये वाला इसके इक्वल है, तो भैया सब एंगल भी इक्वल हो रहे हैं और एक पेयर भी इक्वल हो रहा है साइड का। इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल क्या आ रहे हैं कॉन्ग्रुएंट। कैसे आ रहे हैं भाई कॉन्ग्रुएंट। वही बोल रहा था कि ये दिखने में छोटा दिख रहा है, एक्चुअल में बनने पे ये कैसा बनेगा कॉन्ग्रुएंट। तो ये 2x है तो ये साइड भी कितनी हो जाएगी 2x हो जाएगी। इतना समझ में आया है ना। अब देखो अगर मैंने E से C को ज्वाइन किया होता ऐसा कुछ, ये पॉइंट से मैंने क्या बनाया था, ये पॉइंट से मैंने B को ज्वाइन किया था और यही पॉइंट से मैंने सॉरी A को ज्वाइन किया था ऐसा। अरे यार एक ओह ये बाबा अब ठीक है, ये मैंने ज्वाइन किया है P को इस तरीके से, ठीक है। अब थोड़ा सोचो कि मैं कौन सा ट्राइंगल लेना चाह रहा हूं। मैं लेना चाह रहा हूं E, ये E, ध्यान से देखना E, X और P, ठीक है।
इस बार ट्राइंगल कौन से लेना चाह रहा हूं, ट्राइंगल ई एक्स और पी एंड ऊपर देखोगे तो सी पी डी। जब इन दोनों ट्राइंगल को देख रहा हूं तो आप देखो ये ईपी और पीसी एक ही लाइन पे है, इतना अगर समझ में आ, इस हिसाब से ये एंगल के इक्वल हो गया है ना, वर्टिकल अपोजिट। ये एंगल और ये एंगल तो इक्वल सही सही, ये वर्टिकली अपोजिट ये भी इक्वल हो गया। तो इस बार ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है, इस बार ट्राइंगल मेरे सिमिलर है। कैसी हैं, सिमिलर। अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो साइड्स का रेशियो कैसा होगा, इक्वल होगा। साइड्स का रेशियो कैसा होगा बेटा, इक्वल होगा, ठीक है ना। पहली साइड इसमें क्या आ रही है, x प्लस 2x दैट इज 3x, सो ex बाय सी डी ये कितना आ रहा है, 3x बाय 2x, मतलब 3/2 का रेशियो, ठीक है। तो अब मैं साइड्स के फेवर में नहीं हूं, मेरे को जो चाहिए है वो चाहिए है हाइट। मेरे को क्या चाहिए है, ट्राइंगल्स की हाइट, ठीक है। सो भाई इसको अगर मैं h1 मानूं, इसको क्या मानूं h1, और इस साइड को क्या मानूं h2, ठीक है ना। सो अपन क्या माने भाई, इधर लिख लेते हैं, ट्राइंगल ए पी बी में जो हाइट है उसको क्या मानूं h1, और ट्राइंगल कौन सा सी पी डी, इस ट्राइंगल में हाइट को क्या मानूं h2, तो ये हाइट क्या क्या होगी, तो h1 बाय h2 का रेशियो कितना आ रहा होगा, 3/2। मतलब h1 हाइट कितनी होगी, टोटल हाइट का 3 रेशियो, और टोटल कितने रेशियो है, 5। 3 और 2 मिला कितने, 5। तो 5 में से 3 हिस्से किसके हैं, h1 के, और 2 हिस्से किसके हैं, h2 के। तो 2/5 ऑफ h ये लिखा है, ठीक है। अगर ये चीज समझ में आई, ठीक है। अब इसके बाद में अपन ए बी सी डी का एरिया चेक करते हैं। एबीसीडी का एरिया होता है बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है, 2x है बेस, ध्यान रखना, x प्लस एक्स ये टोटल मिला के कितना है बेस, दैट इज 2x, और इसकी टोटल हाइट कितनी है, कैपिटल H, क्या स्मॉल h जो भी मिलना चाहिए, 2x इंटू एच ये क्या है टोटल, ठीक है। अब इसके बाद में अगर मैं इसका एरिया देखूं, ट्राइंगल एरिया देखना चाह रहा हूं ट्राइंगल ए पी बी का, तो वो कितना आ जाएगा, 1/2, फिर बेस बेस कितना है 2x, और हाइट क्या है h1, h1 की वैल्यू मैंने पता कर ली थी, कितनी आ गई थी, 3/5 टाइम्स ऑफ h। अब इसमें जो 2x इंटू एच है वो कितना आ रहा था, 100। भाई ये अपन ने निकाला था, ये गिवन है, निकाला क्या था, ये तो गिवन ही था 100। तो 2x इंटू एच की जगह पे 100 रख दूंगा, उसके बाद 1/2 इंटू 3/5 ऐसा लिखा। जब इसको सॉल्व करोगे 3/10 इंटू 100 तो दैट इज 30। तो एपीबी का एरिया कितना आ गया है, 30, दैट इज 2x इक्वल टू 30 आया, ठीक है ना। 2x इक्वल टू 30 क्यों आया है, ऊपर देखो अपन ने एपीबी के एरिया को x प्लस एक्स माना था, दैट इज 2x। तो एक 2x कितना आया है, 30, तो एक x कितना आ जाएगा, 15। एक x कितना आ जाएगा, 15, x तो आ गया। अब ऐसे ही एरिया ऑफ सीपीडी भी निकाल सकता हूं, तो सीपीडी कितना आ जाएगा, 1/2, बेस तो मेरा 2x ही है और हाइट है h2,
और H2 हाइट भी मैंने निकाली हुई थी और वो कितनी निकाली थी 2/5 टाइम्स ऑफ H। ये तो वापस 2x इंटू एच, इस चीज को कितना रख दे 100 और फिर कितना बच रहा है, ये 2 से ये 2 कैंसिल कर दो तो 1/5 बच रहा है। तो ये कितना आ रहा है 20, कितना आ रहा है 20। अब सीपीडी का एरिया ऊपर चलते हैं और सीपीडी का एरिया आ रहा था z, कितना आ रहा था z, तो x, x मेरा कितना आया 15 और z कितना आ गया है 20। तो देखो a निकाल सकता हूं मैं, है ना, तो यहाँ पे लिख लेते हैं x प्लस ए प्लस जेड, ये कितना है 75, x जिसमें कितना है 15, z मेरा कितना है 20, तो इस हिसाब से a आ जाएगा अपना। और a कितना आ जाएगा 75 में से 20 घटाओ तो 55 और 55 में से 15 घटाओ तो a आ जाएगा 40। 40 मेरे को सबसे बड़ा दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि a 40 हो गया और x 15 हो गया, z 20 हो गया, तो 75 के हिसाब से जो 2y आ जाएगा वो कितना आ जाएगा मेरा 25, कितना आ जाएगा 25, 25 ही आएगा, नहीं 25 नहीं आएगा, 2y आ जाएगा 10। हम्म, हाँ 2y आ जाएगा, 2y आ जाएगा 20, ऐसा है। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, 2y कितना आएगा देख लो ना इधर से, x कितना था, x आया था 15, 15 ऊपर से घटाओ तो 2y कितना जाएगा 10 आ जाएगा, है ना, 2y कितना जाएगा 10। तो एनीवे वो ठीक है, वो तो ऐसे में निकालना नहीं था। ये कितना आ गया है 40। कैसे किया है अपन ने, सबसे पहले अपन ने एक पैरेललोग्राम को स्प्लिट किया है ना, फिर स्प्लिट करने के बाद में अपन ने एक बहुत सिंपल सी मेथड लगाई है, दैट इज कंस्ट्रक्शन। साइड को आगे बढ़ाया है और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स लगाया है। जब भी कॉन्ग्रुएंसी लगाना होती तो अपन ऐसे ही करते हैं। अभी कैसे दिमाग लगे कि यार यही कंस्ट्रक्शन करना था, बहुत सिंपल सा है थॉट इसके लिए बेटा, कि अगर ये साइड और ये साइड बराबर है तो एक अगर पेयर बराबर है और मेरे को ट्रायंगल फॉर्म करना है तो इस तरीके से ट्रायंगल फॉर्म करो कि एक ट्रायंगल की एक साइड ये हो रही हो और एक ट्रायंगल की एक साइड बीएफ हो रही हो, है ना, और एंगल्स भी रिस्पेक्टिवली इक्वल आ रहे हैं। वो कैसे आएंगे, वर्टिकली अपोजिट इक्वल होने से आते हैं। वर्टिकली अपोजिट जब भी लाना होता है तो अपन कंस्ट्रक्शन करके साइड्स को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है इसके पीछे, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में जो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये कोई नई मेथड नहीं लगेगी, आपको लगेगा ये तो बहुत सिंपल चीज है, ठीक है, ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया, ठीक है, ओके। सो होपफुली इतना समझ में आ गया आपको। हाँ भाई, नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टार्ट करें अपन लोग। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है ये, एक ट्राइंगल दिया है एबीसी जिसमें दो पॉइंट है पी एंड आर और वो क्या है फीट ऑफ द परपेंडिकुलर। लेट पी एंड आर बी द फीट ऑफ द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम ए onto the external and internal bisector of angle ABC respectively। तो अभी देखो डायग्राम थोड़ा सा अभी पहली लाइन में ही ऐसा लग रहा है कि यार ये तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। तो अपन ऐसा करते हैं, एक एक करके पहले बनाते चलते हैं, है ना। दो लाइन पड़ी है, अपन पहले दो लाइन का कंस्ट्रक्शन बना लेते हैं। ऐसा इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ मैं क्योंकि आपको एक आदत डालना होगी कि क्वेश्चन जैसे ही आप पढ़ते हो डायग्राम फटाफट बनाओ, स्केल से बनाने की जरूरत नहीं है, फटाफट बनाओ। होगा ऐसा कि पहली बार में डायग्राम सही बनता ही नहीं, है ना, क्योंकि हम जैसा बनाना चाहते हैं और वो जैसा रिफ्लेक्ट करना चाहता है वो कई बार मैच नहीं करता, है ना। हम कई बार आइसोसेलेस ट्रायंगल से स्टार्ट करते हैं और जो डायग्राम बन रहा होता है उसमें ओवरलैपिंग होने लग जाती है, तो धीरे से समझ में आता है कि यार शायद ये डायग्राम सही नहीं है। तो हो सकता है आपको दूसरी या तीसरी बार बनाना,
तो आपको फटाफट बनाना स्टार्ट कर देना चाहिए डायग्राम, है ना। बिल्कुल रफली स्केच, एक रफ स्केच बनाओ तो एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, और फिर उसके बाद में आप फटाफट नेक्स्ट टाइम से बना सकते हो वही डायग्राम विथ प्रॉपर इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन के है उसके अकॉर्डिंग आप प्रॉपर डायग्राम बना सकते हो, ठीक है ना। सो अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है भाई। सो देखो, ये एबीसी एक ट्रायंगल है, थोड़ा सेंटर बना के, ये कुछ ऐसा कुछ बना है, ठीक है, तब मिटा दूं। वैसे ये मिटाना नीचे था, फालतू मिटा दिया वो। ऐसे भी एक्सटर्नल बाइसेक्टर दिया हुआ है, तो बी और सी को मेरे को एक्सटेंड करना पड़ेगा, है ना, ठीक है ना। पी एंड आर बी द फीट ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम ए ऑन टू द एक्सटर्नल एंड इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एबीसी। ये एंगल भी है, इस पे इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ करना है। तो पहले तो इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल बनाना होंगे, ये बना लिया और ये बना लिया। अब एक चीज ध्यान रखना, एंगल बी पे इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180। अगर आधे आधे का सम लोगे तो 90 बनेगा। क्या बनेगा, 90। इसका मतलब कि जो मैं इंटरनल एंगल बाइसेक्टर बनाने जाऊंगा, है ना, जो मैं इंटरनल एंगल बाइसेक्टर बनाने जाऊंगा, ये वाला एंगल, ये वाला बाइसेक्टर और ये वाला, ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे बेटा, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। क्या हो रहा है, एंगल बी इंटरनल और एंगल बी एक्सटर्नल, इन दोनों का सम कितना आएगा, 180 लीनियर पे, है ना। और इनके आधे आधे का सम ले लूंगा तो कितना आएगा, 90, है ना। सिंपल सा थॉट है, ये वन ये वन, ये टू, तो 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2 इक्वल टू 180। एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये कितना आ रहा है, 90। तो ये क्या बन गया, एक 90 डिग्री, ये 90 डिग्री बन रहा है। अब वो बोल क्या रहा है, वो ऐसा बोल रहा है कि मैंने ए से वो ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और परपेंडिकुलर किस पे ड्रॉ किया है, एक्सटर्नल पे भी और इंटरनल पे भी। मतलब कि ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, ये दोनों ही जगह पे इनके जो फीट है क्या बना रहे होंगे, 90। ये एक पॉइंट आएगा और ये पर आएगा, इसको थोड़ा मिटा के सही कर लेते हैं, है ना। ठीक है, ये ऐसा कुछ होगा, ठीक है। अब एक्सटर्नल पे कौन सा पॉइंट दे रहा है, एक्सटर्नल पे पॉइंट दे रहा है ये P, और इंटरनल पे कितना दे रहा है, R। तो ये है P और ये पॉइंट है R, ऐसा, ऐसा कुछ। और ये अंदर का आपको क्या दिख रहा है, एक रेक्टेंगल, क्योंकि सारे एंगल्स कैसे हैं, 90 90 90, तो आपको क्या दिख रहा है, एक रेक्टेंगल, ठीक है। अब अगर ये रेक्टेंगल दिख रहा है तो आप सोचो कि अगर मैंने इसमें पी आर को ज्वाइन कर दिया, तो पी आर क्या है, व्हाट इज पी आर, पी आर और ए बी, ये दोनों चीजें हैं डायगोनल। क्या है ये, डायगोनल, है ना। भाई अपन जो जो ड्रॉ करते चल रहे हैं उनका साथ में एक कंक्लूजन भी लेते चलते, है ना। तो उससे क्या होगा ना कि आपको खुद ही कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा कि नहीं, इस क्वेश्चन में मैं प्रोसीड कर सकता हूँ। क्योंकि आप जब पूरा पढ़ोगे तो मे भी शायद वो एक आता है कि नहीं यार, शायद ये नहीं हो पाए, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपन, भाई अपन अंदर से एक अपने अंदर वो आना चाहिए कॉन्फिडेंस
कि नहीं यार मैं ट्राई कर सकता हूँ। तो जैसे ही आप कोई स्टेप ऑब्जर्व करो और आप उसको फटाफट लिखो कि आपको क्या समझ में आया। रेक्टेंगल बना, दो डायगोनल दिख रहे हैं, तो दो डायगोनल का इंटरसेक्शन, अगर दो डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट देख रहा हूं ये वाला, तो ये पॉइंट क्या देगा मुझे, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट एक्चुअली मिड पॉइंट होगा किसका, पी आर का भी और ए बी का भी। तो आपको एक पॉइंट मिला इससे, दैट इज एम, और एम क्या है, एम है मिड पॉइंट, और किसका मिड पॉइंट है, पी आर का भी है और ए बी का भी है ना। इसका मतलब कि एम पॉइंट ए बी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा। ये तो पहला कंक्लूजन हो गया, ठीक है। ये कंफ्यूजन नहीं, कंक्लूजन, ठीक है। ओके, आगे क्या बोल रहा है, लेट क्यू एंड एस बी द फीट ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम ओ ए onto the internal and external bisector of ACB। ACB मतलब आप इस तरफ आना, मतलब सेम चीज जो अपन ने इस तरफ की थी अब मेरे को इस तरफ करना, तो ठीक है कर लेते हैं फटाफट, है ना। ये है तो इसको ऐसा ड्रॉ करें, ये आधा, और इसको एक्सटेंड करते हैं फटाफट, ये ऐसा कुछ चार, ठीक है। और इसको देख लेते हैं, एक्चुअली थोड़ा ऊपर से आना चाहिए था, खैर कोई बात नहीं। और यहां से ये बनेगा ये ऐसा, ठीक है। तो देखो ये वाला एंगल, इसको नाम दे दो 3, तो ये भी 3, सेम ये 4, तो ये भी 4। तो यहां से भी क्या समझ में आ रहा है, एंगल 3 प्लस एंगल 4, इसका सम कितना होगा, 90 डिग्री, है ना। ये 90 बना रहा है। वापस ए पॉइंट से मैंने को दो वो डालना है, क्या बोलते हैं, डालना है परपेंडिकुलर। तो ए से मैंने इस पे डाला हुआ है, ये ऐसा करके, और फिर इसी पे मैंने ऐसा करके डाला हुआ है, तो ये ऐसा कुछ करके। तो अब देखो दो रेक्टेंगल्स दिख रहे हैं, एक तो दिख रहा है ए बी डायगोनल पे और एक एसी डायगोनल पे दिख रहा है ना। मतलब इससे जो दो पॉइंट मिल रहे हैं, अब देख लो इंटरनल पे कौन सा है और एक्सटर्नल पे कौन सा है। इंटरनल पे ये रहा, इंटरनल पे है Q और एक्सटर्नल पे है S, तो अपन नाम दे देते हैं, ये रहा इंटरनल, इस पे है Q और एक्सटर्नल इस पे ये है S। अब देखो चार पॉइंट दिख रहे हैं और दिखने में भी ऐसा लग रहा है कि ये Q है ना पी आर पे ही आ रहा है। इसका मतलब ऐसा है कि क्यू एस को अगर मैं ज्वाइन करूं ऐसा करके, तो काश, काश पी क्यू आर एस मेरा एक सेम लाइन हो जाए, स्ट्रेट लाइन हो जाए। कहने का मतलब पी क्यू आर एस चारों पॉइंट अपने क्या हो जाए, कोलिनियर। चारों पॉइंट अगर कोलिनियर हो गए ना, तो ऐसा लगेगा कि यार हाँ क्वेश्चन आप डुएबल है, मेरे हाथ में है। अगर ये पार्ट पार्ट में होते तो दिक्कत होती, क्योंकि देखो आगे जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है ना, वो ऐसी दी हुई है कि ये पी क्यू लाइन दी हुई है, ये पी क्यू पार्ट, फिर क्यू आर पार्ट दिया हुआ है और आर एस पार्ट दिया हुआ है। अब अगर ये कोलिनियर होते तो मेरे को एक पूरी लेंथ मिल जाती, पूरी लेंथ मिल जाती, पी आर की लेंथ मिल जाती, दैट इज डायगोनल की लेंथ मिल जाती, क्यू एस की लेंथ मिल जाती, दैट इज डायगोनल की लेंथ मिल जाती। फिर और आगे सोचता तो पी आर एक डायगोनल है, ए बी भी एक डायगोनल है, तो जो पी आर की लेंथ होगी वही ए बी की लेंथ होगी, तो ए बी की लेंथ मिल जाती, ए बी की लेंथ मिलती तो ट्राइंगल की एक लेंथ मिल जाती। अब पूछा क्या है, एरिया ऑफ एबीसी, तो एबीसी का एरिया पता करना है, मतलब ए बी, ए सी और बी सी, तीन लेंथ चाहिए, है ना। अगर पी आर की लेंथ मिल जाए
तो AB की लेंथ मिल गई है, एक साइड मिल गई। QS की लेंथ मिल गई, QS डायगोनल है, वही डायगोनल AC के इक्वल होगा, तो AC की लेंथ मिल गई। दो लेंथ मिल जाएंगी तो बस BC की लेंथ चाहिए होगी टू फाइंड द एरिया। देखो आप कितनी जल्दी क्वेश्चन अपनी ग्रिप में आ गया है ना। सो इसलिए आप जो भी लाइन पढ़ रहे हो फटाफट ऐड करना स्टार्ट करो। हो सकता है आप जल्दी एक स्पेस पकड़ लो और आपको क्वेश्चन क्रैक हो जाए। ठीक है, तो प्रोसीड करते हैं अपन। ठीक है, कहाँ तक पहुंच गए थे भैया अपन, कहाँ तक बात कर ली अपन ने कि M मिड पॉइंट है, M PR और AB का मिड पॉइंट है। इतना क्लियर हो गया। और क्या समझ में आ गया, PR और AB डायगोनल है तो दोनों इक्वल हैं। अगर PQR कोलिनियर है तो PR लेंथ पता लग जाएगी, AB लेंथ पता लग जाएगी। ठीक है, और सेम AC लेंथ पता लग जाएगी। मतलब बहुत कुछ अपने इसमें चल रहे हैं। अब ऐसा देखते हैं अपन, यहाँ तक तो चीजें क्लियर हो गई। अब एक चीज मैं बताता हूँ, मेरी जो लर्निंग से मेरे को क्या समझ में आया कि जब ये 90 बना रहा हो ना, ये 90 बना रहा हो और ये 90 किस पे बना रहा हो, एंगल बाइसेक्टर पे, है ना, एंगल बाइसेक्टर पे, तो अपन को क्या करना चाहिए, इसको एक्सटेंड कर देना चाहिए इस AQ लाइन। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मतलब मैंने जो क्वेश्चन किया अभी तक मैक्सिमम केसेस में। कई बार इतना रहता ना, आपको एक डाउट आता है कि सर कंस्ट्रक्शन किस बेस पे करें, कंस्ट्रक्शन का थॉट क्या होता है। वही थॉट बता रहा हूँ कि जब एंगल बाइसेक्टर पे आपका 90 बनता है तो आपको उस लाइन को एक्सटेंड कर देना चाहिए। देखो उससे फायदा क्या होता है कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है। ठीक है, ये बीच में लाइन कॉमन है और ये 90 90 बराबर। तो ऊपर का ट्राइंगल और नीचे का ट्राइंगल क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट। क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट। और अगर ये ए है तो आप जो आपने एक्सटेंड किया है और ये वाली लाइन पे जो आ रहा है पॉइंट, इसको ए डैश मान लो, तो बनने वाला ट्राइंगल दैट इज ए ए डैश सी, ये आपका आइसोसेलियस ट्राइंगल बन जाएगा, है ना। देखो अपने कंस्ट्रक्शन से एक आइसोसेलियस ट्राइंगल बना लिया। अब इसमें ऊपर और नीचे का पार्ट कॉन्ग्रुएंट है, लेंथ इक्वल होने लगेंगी, तो जो AC लेंथ है ना वो ए डैश सी लेंथ के इक्वल हो गई। अब देखो मैं क्वेश्चन में कितने आगे तक आ गया कि मैंने ए बी पता करने का भी तरीका निकाल लिया है, AC पता करने का भी तरीका निकाल लिया है, BC में से ए डैश सी लेंथ तक निकाल लिया है, क्योंकि ए डैश सी AC के इक्वल है, तो ए डैश सी तक निकाल लिया है। मतलब बस एक छोटा सा एलिमेंट बचा है, एंड दैट इज व्हाट, ए डैश बी। बस इतनी सी लेंथ निकालना है और ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो अब ऐसा लग रहा है नहीं यार क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं था, ये तो डुएबल था। ठीक है ना, स्टार्टिंग में पढ़ने में थोड़ा सा अजीब लग रहा था, पर हमने कितनी जल्दी सारी चीजें कंक्लूड कर ली कि यार कैसे कैसे करना था। ठीक है, सो एनीवे बस बिल्कुल सिंपल सा वो है तरीका। आप प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा कॉपी में इन्वॉल्व हो। मतलब कहने का मतलब सिर्फ सोचना अलग है। आप जितना सोच रहे हो थोड़ा ही सोच रहे हो, पर उसको ऐड करो, उसको कॉपी पे ड्रॉ करो, लिखो, तो आप कंक्लूड करना जल्दी स्टार्ट करो। ठीक है, ये मेरा सेशन है, पर्सनल सेशन, आपको इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, सो ए डैश बी, काश ए डैश बी पता होता। अभी ए डैश बी कैसे पता होगा, तो मैं ट्राइंगल देखता हूँ, ये वाला ट्राइंगल। तो अपन ट्राइंगल देखते हैं, ट्राइंगल ए बी ए डैश। अगर मैं ये ट्राइंगल देख रहा हूं तो इस ट्राइंगल में देखो, काश एम क्यू, एम क्यू मेरा बी ए डैश के पैरेलल हो जाए, या ये पैरेलल हो जाए। देखो होगा क्या, क्यू पॉइंट क्या है मेरा, मिड पॉइंट है, किसका,
ए डैश का। तो यहां पे अपन लिख लेते Q is what the midpoint of ए डैश। इतना समझ में आया? Q अगर ए डैश का मिड पॉइंट है, M मिड पॉइंट है ए बी का, तो ये दो मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं। तो कुछ याद अगर आपको आ रहा हो, कुछ याद आ रहा हो, तो ये एक मिड पॉइंट थ्योरम है। ये क्या है? मिड पॉइंट थ्योरम आपने पढ़ी हुई है, बहुत कॉमन थ्योरम है। दो मिड पॉइंट को ज्वाइन करूंगा तो वो लाइन बेस के पैरेलल हो जाती है। तो अगर ये दो मिड पॉइंट है, तो आप क्या बोल सकते हो कि जो एम क्यू लाइन है, एम क्यू लाइन क्या हो जाएगी? पैरेलल टू एम क्यू पैरेलल टू बी सी। मतलब बी ए डैश के है, मतलब एम क्यू पैरेलल टू बी सी, सिंपल सा। ठीक है। अब देखो, काश पीएम भी बी सी के पैरेलल हो जाए, तो पीएम पैरेलल है बीसी के, एम क्यू पैरेलल है बीसी के, तो पी क्यू पैरेलल है बीसी के। है ना? समझ में आया ना? और एम से आर को मैं ज्वाइन कर रहा हूं, और एम आर के बीच में क्यू आ रहा है, तो पी आर पूरी लाइन पैरेलल हो जाएगी बीसी के। और सेम चीज बाय सिमेट्री इस तरफ भी ऐड कर रहा होगा, क्यूएस की तरफ पे भी। है ना? ये मैं उसका कंक्लूजन निकाल सकता हूँ। तो यही चीज देखना है ना? एम क्यू बी सी के पैरेलल है, ये देख लिया है। पीएम को कंपेयर करना है बस। पीएम बना लेते हैं भाई। ये पीएम लाइन है, इसको आप ध्यान से देखो। ये लाइन को कंपेयर करना है किससे? बीसी से। तो इसमें कौन हेल्प करेगा? एंगल्स। तो अब ये एक रेक्टेंगल है, थोड़ा सा ध्यान पे देखो, ध्यान से देखो स्क्रीन पे। मैं जो येलो से बना रहा हूँ, आप चाहो तो मैं दूसरा कलर चुन लेता हूँ। कौन सा? ये वाला चुन लेते हैं, ग्रे वाला। तो देखो, मैंने एक ट्राइंगल बनाया है, ये पी एम एम बी, है ना? ये था। ठीक है। ये रेक्टेंगल का एक ट्राइंगल है, तो ये एंगल 2 होता है। तो ये वाला एंगल भी कितना होता है? पी पे जो बन रहा है, ये एंगल 2 होता है ना? इतना समझ में आ गया होगा। अब आपको देखना है ये वाला पार्ट, बीसी। मतलब ये मैंने जो लाइन ड्रॉ की है, ये बीसी पे ड्रॉ की है, और ऊपर पीएम पे ड्रॉ की है। तो अब मैं क्या चेक करना चाहता हूं कि मेरी एक्सपेक्टेशन है कि पीएम और बीसी पैरेलल हो जाए। पीएम और बीसी पैरेलल हो जाए, तो उनके अंदर जो बनने वाले एंगल्स हैं, उनका सम 180 हो जाए। क्या हो जाए? 180। देख लेते हैं। तो देखने में क्या समझ में आ रहा है? यहाँ तक तो क्लियर है, यहाँ पे एंड लिखते हैं। और पीएम पे बनने वाला एंगल, दैट इज एंगल 2, प्लस ये बी पे बनने वाला एंगल। बी पे 3 एंगल बन रहे हैं बेटा, आप ध्यान से देखो। दो तो बन रहे हैं एंगल 1, और एक एंगल 2 भी बन रहा है, तो एंगल 2। अब आप देखो, 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2 कितना होगा? 180। ये रिजल्ट आ गया। देखो भाई, एंगल 1 प्लस एंगल 2, अपन ने पहले ही लिख लिया था कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना आने वाला है? 90 डिग्री। तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना आएगा? 180। अब दो लाइंस के इंटीरियर एंगल्स का सम, इंटीरियर अपोजिट एंगल का सम अगर 180 होता है, तो पी एम किसके पैरेलल हो जाएगी? दैट इज बीसी। यही तो मैं चाह रहा था। अगर पी एम पैरेलल टू बीसी है, एम क्यू पैरेलल टू बीसी है, तो इससे रिजल्ट क्या निकल रहा है कि पी आर पूरी पैरेलल है किसके? बीसी के। ठीक है। तो ये पी आर पूरी लेंथ बीसी के पैरेलल हो गई, और सेम आप क्यू एस पैरेलल टू बीसी का कंक्लूजन दे सकते हो। ठीक है। तो पी क्यू आर एस चारों कोलिनियर हो गए, इतना समझना। ठीक है ना?
अब मेरे को बस क्या चाहिए, बी ए डैश लेंथ चाहिए। अब एम क्यू पैरेलल टू बी सी है, तो मिड पॉइंट थ्योरम का एक और रिजल्ट यहाँ पे आता है कि ये तो हो गई सही, जो ए डैश बी लेंथ होगी वो कितनी होगी, 2 टाइम्स होगी एम क्यू लेंथ। 2 टाइम्स किसकी होगी, एम क्यू लेंथ। भाई क्योंकि मिड पॉइंट ज्वाइन किया है, तो मिड पॉइंट के कारण जो रेशियो आता है वो कितना आता है, 1:2। कितना आता है, 1:2। दो ट्राइंगल्स बनते हैं, है ना। मैं थोड़ा सा कंसेप्ट करके बता देता हूँ, आप लोगों को तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि एक मेरा ट्राइंगल है ये रहा, और मैं इसमें ये ए बी ए डैश ऐसे ही लिख लेता हूँ, ये पॉइंट लिख लेता हूँ एम, और ये पॉइंट लिख लेता हूँ क्यू। दोनों ही मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट थ्योरम जो मैं लगाने जा रहा हूँ इसके अकॉर्डिंग, मिड पॉइंट थ्योरम इसके अकॉर्डिंग ये रेशियो 1:1 है ना, ये रेशियो 1:1 है ना। तो दो ट्राइंगल्स आपके बन रहे हैं, एक तो ऊपर छोटा वाला छोटू ए एम क्यू, ठीक है, और एक और ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, बड़ा वाला, दैट इज द फाइनल वन, एक्चुअल वन, ए बी ए डैश, ये दो, और ये दो रेशियो इक्वल है, इसी कारण सिमिलर है। भाई कॉन्ग्रुएंट तो नहीं होंगे, एक छोटा है और एक बड़ा है, तो कॉन्ग्रुएंट तो नहीं होंगे, सिमिलर होंगे। तो साइज का रेशियो जो होगा वो कैसा आएगा, इक्वल, ठीक है। तो अभी ए एम क्यू वाले में से ए एम लेंथ लूं, तो जो मैं बड़े वाला ट्राइंगल है उसमें से ए बी लेंथ लेना पड़ेगी, है ना। तो इसका रेशियो कितना आएगा, 1/2। ए एम की लेंथ 1 है और ए बी टोटल की लेंथ कितनी है, 2। 1 + 1 2, तो 1:2 आएगा। इसी बेस पे मैं क्या बोल सकता हूं कि एम क्यू और ए डैश बी, इसका रेशियो भी कितना आएगा, 1:2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा, एम क्यू कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स, और ए डैश बी, तो ए डैश बी की लेंथ किसके इक्वल आ रही है, 2 टाइम्स ऑफ एम क्यू। यही लिखा था मैं, यही चीज बताना चाहता। तो अब देखो ए डैश बी भी फिगर आउट हो गया, मतलब बस एक छोटी सी चीज निकालना है, दैट इज एम क्यू। अब एम क्यू देख लेते हैं, एम क्यू कैसे आ रहा होगा। तो देखो एक चीज तो समझ में आ गई कि पी क्यू क्यू आर आर एस पूरी एक ही लाइन, पी क्यू आर एस मेरे क्या है, कोलिनियर। पी कॉमा क्यू कॉमा आर कॉमा एस, चारों पॉइंट कैसे हैं, कोलिनियर, ठीक है। अब ये चारों अगर मेरे कोलिनियर है, और मेरे को क्या करना है, पी क्यू क्यू आर और आर एस तीनों लाइन दे रखी है, तो मेरे को पी आर लेंथ पता है, पी क्यू प्लस क्यू आर क्या हो जाएगी, पी आर लेंथ। अब मेरे को एम क्यू पता करना है, तो एम आर में से क्यू आर घटा दूंगा तो एम क्यू लेंथ मिल जाएगी। बिल्कुल सिंपल सा है ना। तो एक एक करके सारी लेंथ निकाल दो, ठीक है ना। तो नीचे कर लेते हैं थोड़ा सा। अब देखो लिख लेते हैं पहले तो, भाई पी क्यू कितनी लेंथ दी थी, पी क्यू 7 दी थी, क्यू आर कितनी लेंथ दी थी, 6, और आर एस ये कितनी लेंथ दी थी, 8। पी क्यू आर और एस ये चारों पॉइंट क्या आ रहे थे भाई, कोलिनियर। इसमें एक पॉइंट और आ रहा था, जो आ रहा था एम, है ना। अब मेरे को क्या पता है कि अगर मैंने पी आर लेंथ निकाल ली, तो पी आर मेरे को क्या बता रहा होगा, ए बी लेंथ के इक्वल बता रहा होगा। अब पी आर तो बहुत सिंपल है, पी आर लेंथ क्या है, पी क्यू प्लस क्यू आर,
तो पी क्यू कितना दिया है 7, क्यू आर कितना दिया है 6, तो ये कितना हो गया 13। इसका मतलब ए बी लेंथ कितनी हो गई बेटा 13। कितनी हो गई 13। ठीक है। सेम क्यू एस लेंथ, यहां से आप देखोगे तो क्यू एस लेंथ मेरे को किसका रिफ्लेक्शन दे रही होगी, एसी साइड का, है ना। क्यू एस और एसी दोनों डायगोनल हैं, क्यू एस से इक्वल होगा एसी के। क्यू एस निकालना भी सिंपल है, क्यू एस कितना होगा क्यू आर प्लस आर एस। तो क्यू आर कितना है, क्यू आर है 6 और आर एस कितना है 8। ये कितना हो गया है 14, है ना। देखो क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया। अब एसी लेंथ कितनी हो गई इससे, एसी लेंथ हो गई 14। ठीक है। अब मेरे को ये सब पता है, फाइनल लेंथ बस क्या पता करना है, ए बी डैश। तो ए बी डैश लेंथ पता करना है, वो होगी 2 टाइम्स ऑफ एम क्यू। तो एम क्यू लेंथ क्या है, एम क्यू लेंथ इज इक्वल टू एम आर माइनस क्यू आर। ठीक है। अब एम आर क्या है, एम आर कैसे पता होगा, सोचा है, थोड़ा ऊपर देख लें। एक्चुअली एम आर जो लेंथ है वो डायगोनल का हाफ है। देखो मैं दिखा देता हूं तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पे देखो, ये पी आर है मेरा डायगोनल, पी आर पूरा क्या है डायगोनल, और एम मिड पॉइंट आ रहा था। तो पी आर की लेंथ 13 है, तो एम आर की लेंथ कितनी होगी 13/2। कितनी होगी 13/2, जस्ट हाफ, है ना। यहाँ पे लिख लेते हैं अपन, ये है 13/2 और माइनस क्यू आर। क्यू आर तो मेरे को दी हुई है, क्यू आर 6 दी हुई है। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13/2 इज वॉट 6.5, है ना। 6.5 माइनस 6 मतलब कि 0.5 या फिर 1/2। अब एम क्यू 1/2 है, यहाँ पे देखोगे तो ये कितनी हो जाएगी ए बी डैश 2 इंटू 1/2 दैट इज 1। ए बी डैश इज वॉट 1। थोड़ा सा ऊपर देख लीजिए, ये देखो ए डैश सी, ये ए डैश सी मेरा ए सी के बराबर था। तो ए सी लेंथ तो 14 आई थी, तो ये 14 हो गया। ए डैश बी ये कितना हो गया 1 हो गया। तो 14 और 1 कितना हो गया 15 हो गया। कितना 15। तो बीसी लेंथ मेरे को मिल गई। बीसी लेंथ क्या मिल गई भाई, बीसी लेंथ हो गई ए बी डैश प्लस, ओ सॉरी, ए डैश बी है, ए डैश बी, कोई बात, ए डैश बी प्लस ए डैश सी। तो ये कितनी है 1 प्लस 14 इक्वल टू 15। तो तीनों लेंथ मिल चुकी है। आपको ए बी मिल चुका है दैट इज 13, बी सी मिल चुका है दैट इज 15 और ए सी मिल चुका है दैट इज 14। तीनों लेंथ मिल गई है। नाउ वी कैन फाइंड द एरिया। अभी एरिया कैसे कैलकुलेट करें ऑफ ट्राइंगल, किसका एबीसी का। तो किसका हीरोज फॉर्मूला भाई, तीन साइड पता है हीरोज फॉर्मूला। हीरोज फॉर्मूला क्या होता है, ए इक्वल टू रूट के अंदर एस वॉट सही पैरामीटर, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है ना। अब सही पैरामीटर मतलब तीनों साइड का सम डिवाइड बाय 2। तो तीनों साइड का सम तो जोड़ लें अपन, तो एक्चुअली में आ जाएगा 14 इंटू 3 दैट इज 42 और 42 डिवाइड बाय 2 कितना 21। 13 प्लस 14 प्लस 15 डिवाइड बाय 2 ऐसा लिखा हुआ है। इसको ऐड करोगे
तो ये कितना आ जाएगा 14 इंटू 3 42 डिवाइड बाय 2 दैट इज 21। ये आ गया सही पैरामीटर। फिर सही पैरामीटर माइनस ए, कोई भी साइड ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप 21 माइनस 13 ले लो पहला, एस माइनस बी 21 माइनस 14 ले लो, एस माइनस सी 21 माइनस 15 ले लो। देखो मैंने ए को 13 माना है ना, पर आप डायग्राम के तौर पे देखोगे तो ए जनरली ए वर्टेक्स के सामने वाला होता है, वो तो 15 आया है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि फिलहाल कैलकुलेशन में फर्क नहीं पड़ेगा, तीनों ही लेंथ यूज करना ही है। तो और वो तीनों ही फॉर्मूले में आ रही हैं, तो ऐसा कुछ खास चेंज नहीं आने वाला, वो तो फटाफट लिखते हैं बस, है ना। 21 में से 13 घटा लो तो ये कितना बच रहा है 8, ये 8 बच रहा है तो अगला 7 बचेगा, उसका अगला 6 बचेगा। तो जो मेरा एरिया आएगा वो कितना आएगा रूट के अंदर, हाँ वही सही पैरामीटर है 21, तो 21 को 3 इंटू 7 लिख लो, 8 है तो 8 को लिख लो 2 इंटू 4। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ ताकि फाइनली मेरे को रूट के बाहर पेयर पेयर निकालना है तो फटाफट निकल आए, है ना। 6 क्या हुआ 2 इंटू 3, है ना। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये जब आप एग्जाम में ये टूल्स ये स्किल्स बहुत हेल्प करती है ना। जनरली हम पूरे पूरे नंबर्स यूज करते हैं, या हम क्या करते हैं पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर डिवाइड करते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस क्या बोलता है हमको जनरली नंबर के फैक्टर्स से डील करना चाहिए। फैक्टर्स में नंबर छोटे छोटे पार्ट्स में हो जाता है, फिर उसको कैलकुलेट या फिर उसको हैंडल करना आसान होता है, फिर उसको यूज करना आसान होता है। ठीक है, सो मैं ऐसा करूं कि 8 इंटू 7 इंटू 6 करूं और फिर उसको 21 से मल्टीप्लाई करूं, फिर उसका रूट लो, वो थोड़ा टिपिकल होगा, बजाय मैं फटाफट फैक्टराइज कर दूं। अब देखो उसका फायदा क्या होगा, 7 7 तो एक 7 बाहर निकल आया, एक 3 2 3 तो एक 3 बाहर निकल आया, एक 4 तो एक 2 बाहर निकल आया, फिर 2 2 तो फिर से एक 2 बाहर निकल आया। अब 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 सत्ते 84, 84। सो आंसर 84 आ गया। जैसे आप कैलकुलेशन में भी स्पीड बढ़ा सकते, ठीक है। होपफुली ये चीज समझ में आई हो। अब प्लीज अगर थोड़ा बहुत दिक्कत आ रही हो तो आप डायग्राम को एक बार और देखना, क्वेश्चन को एक बार और देखना, क्वेश्चन को एक बार अच्छे से रीड करना, सॉल्यूशन को एक बार अच्छे से रीड करना, और कोशिश करना एक बार खुद से बोलने की, एक दो बार तीन बार चार बार क्या क्या स्टेप्स लिए, है ना। क्योंकि देखो ऐसा होता ना, कई बार आप लोग ऐसा सोचते हो कि मैंने एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लिया है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया है, लेकिन मतलब अभी मैं, हाँ अब इसको अप्लाई कर लूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगली बार क्वेश्चन सेम नहीं आ रहा होगा। हाँ ऐसा हो सकता है कि जो क्वेश्चन आएगा उसमें आप इसमें लगने वाले थॉट्स अप्लाई कर पाओ। तो जो थॉट्स लगाए हैं वो इंडिविजुअली आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, है ना। जैसे मैंने एक टूल क्या यूज किया, एक स्किल क्या यूज की, कि जब भी एंगल बाइसेक्टर दिखेगा और उस पे एक एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहा है तो उसको एक्सटेंड कर दो, आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल मिलता है। इतना क्लियर है। अगली चीज, एक भी मिड पॉइंट दिख रहा है तो आपके दिमाग में मिड पॉइंट थ्योरम आना चाहिए, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम आपको साइड्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है और एंगल्स के बारे में। एंगल कैसे, क्योंकि आपने के पास में एक मिड पॉइंट अगर है, आप एक और मिड पॉइंट ले लो, उनको ज्वाइन कर दो, तो वो लाइन बेस के पैरेलल हो जाती है। बेस के पैरेलल हो गई, ये दो लाइन पैरेलल है, तो आप एंगल की डायरेक्शन में मूव कर सकते, ठीक है ना। तो छोटी छोटी स्किल्स है, आप बार बार इसको जब बोलना स्टार्ट करोगे थोड़ा सा खुद से, है ना, और लिखना स्टार्ट करोगे, बिल्कुल सेल्फ प्रैक्टिस है, देखना आप ग्रो करोगे और आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा। एक बार आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा तो फिर आपको खुद ही लगेगा हाँ यार डिफिकल्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं और देखते हैं कहाँ तक जा पाता है।
भले ही आंसर फाइनल आंसर नहीं आए, पर देखे तो सही 6 मिनट में, 8 मिनट में, 10 मिनट में कितना प्रोसीड कर रहा है। ठीक है, होपफुली समझ में आया हो आपको और मजा भी आया हो। ओके।